Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Creating a safe, respectful, and inclusive workplace is not merely a legal obligation, but a shared responsibility that contributes to a healthy and productive professional environment. The Prevention of Sexual Harassment (POSH) Act was enacted to ensure that every individual can work with dignity, free from discrimination, harassment, and intimidation. Awareness and understanding of these provisions are essential for fostering a culture of mutual respect and accountability within our institutions. For this purpose, AICTE organized a POSH sensitization and awareness session where an eminent legal expert with extensive experience and deep understanding of workplace laws provided valuable insights into the objectives, provisions, and practical aspects of POSH Act. Listen in. मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ. द हिस्ट्री ऑफ हाउ दिस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हैज कम इन टू फोर्स. देयर वॉज अ वुमेन बाय द नेम मिस बावरी देवी in 1992. She got married at the age of 5 years old. Since then, she wanted to do something for the society, and she chose that I will take care that there should not be any girl or any child marriage before the age of 18. So जब भी उनके गांव में कभी कोई शादी होती थी तो वो इस तरह की अड़चनें पैदा कर देती थी कि या तो वो शादी हो ही नहीं पाती थी या फिर टल जाती थी ताकि उस लड़की को एक प्रथा से बचाया जा सके. इस चक्कर में क्या हुआ, जब एक लड़की की शादी के लिए बावरी देवी ने यही इनिशिएट लिया तो जो लड़की के माँ बाप थे उससे बावरी देवी से बदला लेने के लिए दे रेप्ड हर एंड दे मेड श्योर कि उसको गांव में कोई कभी भी ना पूछे और उसकी सारी फैसिलिटीज विड्रॉ कर ली गई, इंक्लूडिंग द सोशल कम्युनिकेशन विद अदर पीपल. बट बावरी देवी, जिसकी खुद की शादी 5 साल की उम्र में हो गई थी, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया और उसने जगह जगह जाके अपनी अर्जी दाखिल करना शुरू किया कि मेरे साथ ये सब गलत हुआ है, ये मेरा काम था और काम के होते हुए मैंने जिस लड़की की शादी रोकने की कोशिश करी उसी के घर वालों ने मेरे साथ वाले लोगों के साथ मिलकर मेरा ही रेप कर दिया. जिसके बाद उसने बहुत जगह अर्जियां लगाई और वो केस हार गई क्योंकि 1992 में हमारे पास कोई लॉ नहीं था इस चीज को लेकर. लेकिन उसके बाद एक विशाखा ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन एनजीओ, उसकी सहायता से उसने दोबारा अर्जी दाखिल करी राजस्थान हाई कोर्ट में, जिसके बाद उसको सफलता मिली कि यस ये गलत है, हम सबका इक्वल अधिकार है. काम करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप लड़का लड़की औरत या आदमी में भेदभाव किया जाए, सबको अपनी एक डिग्निटी के तौर पे काम करने का हक है. उसके बाद विशाखा ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने एक अपनी याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में 1997 में, जिसका निर्णय आया 1999 में और उसको नाम दिया गया विशाखा गाइडलाइंस. विशाखा गाइडलाइंस में तब तक हमारे पास कोई कानून नहीं था इससे संबंधित. उन्होंने उस गाइडलाइंस में कुछ पैरामीटर सेट करे कि आप क्या क्या चीजें हैं जो आपके वर्क प्लेस पर गलत है जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट का नाम दे सकते हैं. 1999 के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया, लेकिन उसको हमने 1997 ही बोला गया. रीजन बीइंग विशाखा गाइडलाइंस की जो याचिका थी वो दायर हुई थी 1997 में, इसलिए हम उसे 1997 गाइडलाइंस बोलते हैं, 1999 नहीं बोलते. जैसे जैसे समय बीता 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि और यही बोला गया कि हर कार्यालय में इररेस्पेक्टिव प्राइवेट गवर्नमेंट एनजीओस हर कार्यालय में इसकी एक कमेटी होना जरूरी है. जरूरी कौन सी कमिटीज में है? जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे किसी भी कार्यालय में. चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या और कैसे कहा गया, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और किन चीजों का दूसरों को ध्यान रखना है. आपस में मेल जोल बढ़ाकर हम कैसे एक अपने कार्यालय को सुरक्षित प्लेस बना सकते हैं सबके लिए काम करने के लिए. सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है?
कॉन्स्टिट्यूशन के दो आर्टिकल्स हैं, दैट इज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19, जो कि बात करते हैं इक्वालिटी at workplace and at outside the workplace as well. आप कहीं पर भी हैं, it's about an equality for a woman and a male, and equal right, equal pay, everything comes under article 14 and 19. ये सब उसी आर्टिकल से गवर्न होते हैं जिसके तहत ये लॉ बन पाया. अब सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट, मैं एक डेफिनेशन पढ़ देती हूँ यहाँ से. Any form of discrimination that includes unwelcome attention of sexual nature is considered in a sexual harassment. अनवेलकम बिहेवियर और नेचर जिसमें इन्वॉल्व रहता है ट्रांसग्रेशंस, एनॉयंस और एक्चुअल सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट. एनीवन फ्रॉम ईदर जेंडर कैन बी अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड एनीबडी कैन ईदर जेंडर कैन बी परपेट्रेटर. सो बेसिकली पहले तो सेक्सुअल हरासमेंट विमेन के लिए आया, बट इवेंचुअली इवॉल्व हुआ कि मेल्स के लिए भी हो सकता है. लेकिन इंडिया, हमारा जो देश है, वो पुरुष प्रधान देश है, जिसकी वजह से जो भी लॉज बनाए गए वो स्त्रियों के फेवर्स में ज्यादा बनाए गए पुरुषों के मुताबिक. कहने को ये जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन आज भी जब कोई मेल सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करता है तो उसको कंसिडर कम किया जाता है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटिंग कंट्री एंड ऑल लॉज आर विमेन सेंट्रिक लॉज. बट उसके भी बहुत सारे सोल्यूशंस है दैट वी विल सी ओवर द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्लाइड्स. So any unwelcome sexual determined conduct, whether physical, verbal or non-verbal, including sexual advances, demands, requests for sexual favors, molestation, sexually nuanced gestures, comments, remarks or jokes, either verbal, textual, graphics or electronics or by any other means or action, it is a behavior that is unwelcome and sexual in nature at the workplace. Consensual behavior is not a sexual harassment. So occasional compliments do not constitute harassment and should not be misconstrued. अब कोई अगर किसी भी स्त्री को कॉम्प्लीमेंट दे देता है कि मैडम आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है जो आपके कलीग्स आपको दे सकते हैं. बट सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. इट्स नॉट ओनली अबाउट टच, इट्स अबाउट स्पीकिंग एज वेल, इट्स अबाउट द वे यू लुक एट. अगर आप किसी को स्टॉक भी कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली किसी को घूर रहे हैं, मेकिंग दैट पर्सन अनकंफर्टेबल, इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. देन पासिंग ऑफ कलर्ड रिमार्क्स, then showing pornography or other offensive or derogatory pictures, cartoons, jokes, unwelcome sexual tones in any manner such as telephone, obnoxious or WhatsApp emails, forwards, etc. अब सेक्सुअल वर्क प्लेस में होता क्या है? जैसा कि मैंने बोला, अगर आप ये बोल रहे हैं मैम आज आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं बोल रही हूँ मैम आप यू आर लुकिंग रियली प्रिटी इन दिस ड्रेस, दिस इज नॉट अ सेक्सुअल हरासमेंट. बट इफ यू से योर कर्व्स आर क्लियरली विजिबल इन दिस ड्रेस, this is a sexual harassment because this is a colored remark. You're talking about somebody's body. Mere giving a compliment does not constitute sexual harassment. आपस में बहुत बार होता होगा कि दो फ्रेंड्स बैठ के जोक कर रहे हैं, मे बी आप दोनों तो आपस में दोस्त हैं, लेकिन जो तीसरा इंसान उस बात को सुन पा रहा है वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, चाहे मेल या फीमेल. That also amounts to sexual harassment. Derogatory expressions, gestures, filthy language, ये बहुत कॉमन है आजकल, इवन यंग जनरेशन में भी है कि छोटी मोटी गाली देना, छोटे मोटे हम एक्रोनिम्स यूज कर लेते हैं छोटे छोटे वर्ड्स में, और बाय सेइंग दैट दिस इज वेरी कूल. नो, इट्स नॉट कूल, यू कैन नॉट. अगर आपको लग रहा है कि आप स्कूल टाइम में फोन कॉन्वर्सेशंस में अपने दोस्तों के साथ ये सब कर सकते थे, पर आप ये वर्क प्लेस पे नहीं कर सकते हैं. This amounts to sexual harassment irrespective for a woman or a man. Then stalking, sexual assault, and touching without your consent. So sometimes there is a senior, like let's say a male senior, let's say I'm the junior. So the senior appreciates their junior and saying that, yes, you have done a really great job. And they just pat it on your shoulder. Would it amount to sexual harassment? No, it does not. But if it makes you uncomfortable about it, then it surely does. Let's say हम बोले कि 10 लोगों के साथ वो हर किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं बात करते हुए, पर 10 लोगों को लग रहा है वो नॉर्मल है. जरूरी नहीं है कि 11वें को भी लगे कि वो नॉर्मल है. It's about intent, the intention.
and only you can see what kind of intention it is. As a person, you can only feel about it. Then singing songs. हमारी अक्सर आदत होती है ना, हम बाथरूम में बैठे बैठे गाना गाते हैं तो हम सोचते हैं वॉक करते करते भी गाना गा लेते हैं, विसल बजा लेते हैं. अगर इतने में कोई सामने से गुजर गया और उसको लगा कि मुझे देख के कर रहा था, चाहे आपने उसको देखा भी ना हो, इट ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्शुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस. क्योंकि आपके जेस्चर्स, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वंस यू आर इन अ प्रोफेशनल डेकोरम एट अ प्रोफेशनल प्लेस, यू हैव टू बिहेव प्रोफेशनली. आप मस्त मौला है, अच्छी बात है, लेकिन काम से बाहर, काम की जगह पे ये सब चीजें अलाउड नहीं है. देन वी से इम्पेडिंग और ब्लॉकिंग समवन्स मूवमेंट. कोई क्रॉस कर रहा है रास्ता, 3 लोगों ने सोचा जिसको परेशान करते हैं रास्ते में खड़े हो गए, वो इधर से निकले तो वो इधर हो जाए, वो इधर से निकले तो वो इधर हो जाए. दिस ऑल्सो अमाउंट्स वन ऑफ द जेस्चर्स. अब यहाँ पे मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. लेट्स से आपके बॉस ने आपको बोला, मैडम आज आपको 7 बजे तक बैठना पड़ेगा, काम है ऑफिस में. Can you tell me whether it's a sexual harassment or not? Even if she complains, it is not amounts to sexual harassment, sir. Even if does complaint. Because you are at a place to work. अगर कोई काम है, आपको 7 बजे तक बैठना है, आपकी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग आ रही है, कुछ भी आ रही है, 7 से 8 हो गए, 9 हो गए, आप काम करने आए हैं ना. दिस डज नॉट अमाउंट. बट मान लीजिए संडे ऑफिस बंद है और आपके बॉस आपको बोल रहा है आज आपको ऑफिस आना पड़ेगा क्योंकि मैं आ रहा हूँ. दिस अमाउंट्स टू सेक्शुअल हरासमेंट. बहुत सारी विमेन होती हैं, वो इसका फायदा भी उठाती हैं. मेनी ऑफिसेज आई हैव सीन दैट. जस्ट बिकॉज बॉस ने बोल दिया मैडम 5:30 बजे तक की ड्यूटी, आज आपको 6 बजे तक बैठना पड़ेगा क्योंकि आपका काम ज्यादा है, राइटिंग है, ये काम हमें खत्म करके आगे देना है. एक बार तो ठीक है, 2 बार ठीक है, मैडम को लगा 4-5 बार हो गया, अब तो मैं सेक्शुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करूंगी इसके अगेंस्ट. चलिए यहाँ पे तो अगर मेल आपके बॉस हैं तो आप कर भी दें, फीमेल बॉस होंगी तो क्या करेंगे, फिर आप सोचेंगे ट्रांसफर ले लेती हूँ, शायद दूसरी जगह काम कम मिल जाए, वहां पे हमें इतना परेशान ना किया जाए. बट ऐसा नहीं होता. अब एक तरह का सेक्सुअल हरासमेंट ये भी है, आपके बॉस अगर आपको ये बोल रहे हैं आप ये काम करके दोगे ना तो आपका प्रमोशन पक्का. ठीक है, काम करने के लिए तक ही तो बोला, तो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये काम करिए, आपका प्रमोशन पक्का, मैं आपकी सिफारिश बॉस से करूंगा. लेकिन वही आपके बॉस अगर आपको बोलते हैं कल अगर आप लंच पे चलेंगी ना मेरे साथ तो मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि आपका मैं प्रमोशन करवा दूं या सीनियर से मैं आपके लिए बात कर लूँ. दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हरासमेंट. If your boss is asking you to spend day or night with him or her, that amounts to sexual harassment. Sexual harassment for women, कभी सोचा है कि मेल का sexual harassment कहाँ पे और कैसे हो सकता है? Generally जो इंडिया में हमारे precedents हैं, irrespective of the law, when a woman is in a power and a male is interning under her, and then female is asking you to come over for a lunch, movies, asking you to meet outside the workplace every time, that's amount to sexual harassment, and even a male can complain about it. But then proving is a task. Let's say if it's an intern definitely can complain, but if you are at the same level of the office, then it's difficult for males to prove because it's very evident since he's also in the same position, and vice versa. Let's say a male boss and female intern, then definitely female can complain about the same. Then spreading rumors. Let's say हम ये बोलते हैं अरे ये तो आती है 6 बजे, मतलब अब 9 बजे ऑफिस आती है, 4 बजे निकल जाती है, पता नहीं क्या ही काम कर रही है, पता नहीं किसको खुश रख रही है. These are all amounts of sexual harassment comments. स्पेशल लीव मिल जाती है इसको, पता नहीं किस तरीके के काम करती है, कब आती है कब जाती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता. बॉस बहुत मेहरबान है इस पे, मैडम तो कुछ कहती ही नहीं है इसको, मुझे ही कहती रहती है सब कुछ. दैट दीज कमेंट्स ऑल्सो अमाउंट्स टू सेक्शुअल हरासमेंट. आप जिसके बारे में ये सब बातें कर रहे हैं, दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट यू. आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लाइक वर्क प्लेस. It's an organization where more than 10 people in case of sexual harassment, where there is an employee, there's a dedicated workplace, there are employees, and then there are people, and there's a environment of a workplace, it constitutes a workplace. Then unwanted proximity. Let's say a senior boss
can call you in his or her cabin by saying that you come and report it to me. But irrespective of that, let's say you're working on your laptop and your boss comes from behind, it could be male or a female, and pat on your shoulder, and then you just get freeze and you are just waiting till that hand gets off from your body, then only you can start working because you're not feeling comfortable about it. That amounts to sexual harassment. Promises and pitfalls. Like I've said, I'll just read it for you. Implied and explicit promises of preferential treatment in her employment. Like I've said, कोई बात नहीं मैडम, आप 4 दिन की छुट्टी ले लेना, लेकिन एक दिन मेरे साथ बिता लेना. That amounts to sexual harassment. Implied or explicit threat or detrimental treatment in her employment. Let's say we just give comments against the caste, just to derogate you. That also amounts to sexual harassment. Threat about her present or future employment status. Let's say आपको किसी के अतीत के बारे में कुछ पता चलता है कि वहाँ पे उनकी जीवनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो यहाँ पे आपके साथ काम अच्छे से कर रही हैं, उनकी जो भी मजबूरी रही हो और आप उसका फायदा उठाना चाहे. That amounts to sexual harassment. Then creating or intimidating or offensive or hostile work environment for her. ऐसा कभी आपने देखा है, कभी 2 लोगों में झगड़ा होता है तो ग्रुपिंग हो जाती है ऑफिस में. 10 लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे, एक मैडम या सर को अकेला छोड़ देंगे जो पहले आपके साथ लंच करा करते थे, और इतनी सी बात पे कि नहीं जी इसका तो इससे झगड़ा हो गया है और ये आदमी सही नहीं है, ये औरत सही नहीं है. That amounts to sexual harassment. Change of your behavior suddenly just because of some small fight, और जो कि आपके साथ नहीं हुई, आपके कलीग के साथ हुई है. Then humiliating treatment to affect her health and safety. Vulgar songs, like I've said, आजकल बहुत सारे वल्गर सॉन्ग्स हैं मार्केट में. जब आप उन्हें पढ़ते हैं तब तो उसका मीनिंग सही लगता है, लेकिन जब आप उसे गाते हैं तो उसका मीनिंग्स बहुत अलग होते हैं. That also amounts to sexual harassment. Stalking is not love. Stalking somebody, making somebody uncomfortable, it's not there. Sexual harassment has come into force for the zero tolerance. It cannot be tolerated by anyone. Now, who can file a complaint? A victim can file a complaint within 3 months of the incident. 3 महीने के अंदर अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आपको 3 महीने के अंदर ही उसे फाइल करना पड़ेगा. अगर आप उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो दैट विल गो अगेंस्ट यू. 3 महीने के बाद कोर्ट ये कहती है कि 3 महीने का और टाइम दे देते हैं, ये सोच के कि एक्सटेंडेड टाइम दे दिया जाता है. अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं तो आप एक कंप्लेंट दे सकते हैं 3+3 के अंतराल. कोई भी इस कंप्लेंट को लिख सकता है, लेकिन ये जो कंप्लेंट है ये राइटिंग में होना बहुत ज़रूरी है और विक्टिम के द्वारा लिखी जानी ज़रूरी है. आप ऐसे नहीं कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट में कि आपने किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना दिया. लेट से कोई इंटर्न है और वो बोले कि नहीं मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, अब उसके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हम फाइल करेंगे अपनी बेटी के बिहाफ पे कंप्लेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है. द कंप्लेंट शुड बी रिटन बाय द विक्टिम हरसेल्फ एंड द कंप्लेंट शुड नॉट बी एनोनिमस. हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हम एक लिख के दे देते हैं एनोनिमसली कि हमारे साथ ये हुआ. दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट. यू हैव टू राइट योर नेम, डेजिग्नेशन, everything that under whom you were working for, to whom this complaint of sexual harassment be filed. So every organization is having an internal committee. It's called IC. So you can file a complaint to your internal committee. सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में कोई भी कंप्लेंट डायरेक्टली पुलिस के पास नहीं जाती, ये डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकती. इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोसीजर कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके वहाँ पे जो इंटरनल कमेटी है, पहले आप उन्हें कंप्लेंट दें 3 महीने के अंदर अंदर और वो उसकी जांच करें. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आईसी नहीं है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाई गई एक एलसीसी होती है, दैट इज लोकल कमेटी. लोकल कमेटी इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. अगर आपके ऑफिस में नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आप जाके उन्हें कंप्लेंट दे सकते हैं और फिर वो आपके ऑफिस के बॉसेस, आपके एमडीज, डायरेक्टर सबको बुलाएंगे एंड तहकीकात करेंगे. लाइक आई सेड, टाइम लिमिट 3 months from the last incidents it has been happened. Investigation will be conducted by the IC and LCC. Then कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होगा इसमें. अगर आपको लगता है कि आईसीसी और एलसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है
तो आप उसको चैलेंज करके फिर पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट पहले हमारी आईपीसी में होती थी अंडर 354, अब होती है अंडर सेक्शन 75 एंड 79 ऑफ बीएनएस एक्ट। So for constitution, there should be 3 to 5 members to deal with the sexual harassment committee, and one should be the senior female member जो कि अपॉइंट होंगी, जो चेयरपर्सन होंगी उस मेंबर की, और 50% एम्प्लॉयज जो आईसीसी कमेटी के होंगे, दैट शुड बी द फीमेल्स, एंड इट शुड इंक्लूड 1 एनजीओ मेंबर्स फॉर द ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। अगर आपके पास एनजीओ मेंबर्स नहीं है तो हम उस केस में एक्सटर्नल मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। कोरम्स अपनी मीटिंग्स हेल्ड करते हैं टाइम टू टाइम। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो चेयर करते हैं इस मीटिंग को। इसके प्रिंसिपल्स इक्विटी, जस्ट प्ले, फेयर प्ले, इम्पार्शियल मैनर, कॉन्फिडेंटली और सेंसिटिवली। सो 3 महीने की कंप्लेंट फाइल करने के बाद अब जो एक्यूज है, जिसके अगेंस्ट ये एलिगेशंस दिए गए हैं, उसको भी बुलाया जाता है और उससे बोला जाता है कि आप 10 दिन के अंदर अपना रिप्लाई फाइल करें। आपको जो भी लगता है कि इस कंप्लेंट में आपके अगेंस्ट कुछ भी हुआ है, आप 10 दिन का टाइम लीजिए और इसके अगेंस्ट रिप्लाई फाइल कीजिए। अगर 10 दिन में वो इसका रिप्लाई फाइल नहीं कर पाता है तो वो एक अर्जी लगा सकता है आईसीसी या एलसीसी को कि मुझे थोड़ा और समय की ज़रूरत है, एंड दैट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ दैट कमेटी कि वो उसको और कितना टाइम रिक्वायर्ड दे देंगे कि ठीक है आप अपना रिप्लाई बना के दे दीजिए। क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आपसे कमेटी में? कितनी बार ये इंसिडेंट हुआ, कब से आपके साथ ये सब चल रहा है, और कितने लोग हैं जो कि आपकी तरह ही हरास हुए हैं। देखिए ऐसे बहुत बार होता है यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे प्रोफेसर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को हरास कर रहे होते हैं, लेकिन 50 में से शायद एक ही स्टूडेंट होता है जिसमें हिम्मत होती है, वो बोलते हैं मैं आगे कंप्लेन करूँगी इसकी, क्योंकि बाकी सब घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम अपना कोर्स करें और शांति से जाए। डर क्या होता है कि या तो हमारे मार्क्स काट लेंगे, हमें आगे पास नहीं होने देंगे, हमें पुअर ग्रेड्स देंगे। इन सब के डर की वजह से हम लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं। एंड ऑल्सो विटनेसेस, कौन कौन होगा जिसने विटनेस किया? अभी किसी के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है ऑफिस में या बाहर, तो उसको विटनेस किसने किया? तो जो विक्टिम है उस विटनेसेस के नाम भी दे सकते हैं, बट देन जो विटनेसेस हैं they don't have any choice to say no. They have to come and give their witness कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर विटनेस बोले कि नहीं मुझे तुम्हारे मामलों में नहीं पढ़ना है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर विक्टिम ने आपका नाम ले लिया, आपको कमेटी के सामने पेश होकर देना पड़ेगा जवाब। 3 months from the last incident, writing is necessary, and beyond that, within 90 days, the committee has to give a report on that sexual harassment complaint. अब एक चीज और आगे चल के सोचते हैं, ये तो वो केसेस हो गए जहां जेन्युइन था। मान लीजिए किसी ने गलत कंप्लेंट करी है, उनके साथ ये सब हुआ ही नहीं, रिपोर्ट में पाया जाता है कि आपने फॉल्स सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट की है, तो उसका क्या नतीजा होगा? हम ये सोचते हैं कुछ नहीं होगा, खत्म कर देंगे कंप्लेंट। ऐसा नहीं है। जो जो चीजें आपने उस एक्यूज्ड, अगर कंप्लेंट सही निकलती और एक्यूज्ड को जो जो पनिशमेंट मिल सकती थी, वही सेम पनिशमेंट अब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। इट कुड बी टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब, रिटन अपॉलॉजी, सेंसिटाइजेशन, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, 15 दिन के लिए आपको ऑफिस से बर्खास्त किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपके ऊपर भी इक्वली एप्लीकेबल होगी। हम ये सोचते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में ज्यादातर क्या किया जाता है, अगर पनिशमेंट बहुत, अगर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अग्रीव निकलती है, ग्रेव निकलती है, उन केसेस में क्या किया जाता है कि जो आपकी पे है, सैलरीज, उसको कम कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें फॉल्स कंप्लेंट पे आपके साथ भी हो सकती हैं। अगर कंप्लेंट फॉल्स निकली तो आपकी आय भी कम हो सकती है एज अ पनिशमेंट, और ये पूरा राइट कमेटी के पास है डिसाइड करने का। अगर आपको लगता है कि आपने एक्यूज के साथ समझौता कर लिया किसी भी स्टेज पे, तो आप अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे, पर रिपोर्ट आने से पहले। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले आप अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर सकते हैं। सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी कभी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि एक्चुअल जहाँ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होता है वहाँ पे एक्यूज बोलता है थोड़े बहुत आप कॉम्पनसेशन दे देते हैं विक्टिम को और बोलते हैं लेट्स क्लोज दिस कंप्लेंट, एंड विक्टिम्स ऑल्सो गेट अग्रीड, डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशंस। Like I said, 60 days mandatory
फॉर द आईसी विदिन 60 days उनको सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होगी, और उसके बाद जब उनका 90 days में रिस्पॉन्ड आ जाता है, उसके बाद जो अग्रीव्ड है इससे डिसीजन से, इट कुड बी विक्टिम, इट कुड बी एक्यूज, उनके पास 90 days होते हैं अपील फाइल करने के लिए। रिप्रेजेंटेशंस, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में आप अपने वकील को लेकर नहीं जा सकते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में सारे चीजें आपको खुद अपने आप डील करनी होंगी। अगर आप ये सोचें मैं किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जाता हूँ या ले जाती हूँ, किसी वकील को ले जाती हूँ गाइडेंस के लिए, तो ये सब नहीं हो सकता। आपको अपना केस खुद रॉ फॉर्म में डील करना पड़ेगा। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी वो फैक्ट्स और एविडेंसेस पे आएगी, सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, विटनेसेस के नंबर, नाम, सब कुछ। लेट से आप बोलते हैं कि आपके बॉस ने आपको रात में 11 बजे कॉल करके ये बात बोली थी, तो आपके कॉल रजिस्टर्स निकलवाए जाएंगे, सब कुछ। ईच एंड एवरी प्रॉपर प्रोसीजर कोर्ट की तरह ही चलता है, लेकिन आईसीसी कमिटी उसे फॉलो करती है और उन एविडेंसेस के बेसिस पे ही रिपोर्ट दी जाती है। पुलिस कब इन्वॉल्व होगी? जब आईसीसी ने अपनी कंप्लेंट पूरी कर दी या फिर आईसीसी ने कोई भी एक्शन लेने के लिए मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन फर्दर, देन यू कैन गो टू द पुलिस एंड फाइल योर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 75 एंड 79 ऑफ BNSS। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीज इन द पेज हो सकती है, देन पेनल्टीज लाइक आई हैव मेंशन्ड, रिटन अपॉलॉजी, सेंसर और रेप्रीमेंड, वार्निंग्स, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, आपकी प्रमोशंस भी रोकी जा सकती हैं। इंक्रीमेंट का जो आपको राइज मिलने वाला था वो रोका जा सकता है, आपकी पे में लॉस हो सकता है, आपकी सीनियरिटी कम की जा सकती है, आपको डिसमिसल या टर्मिनेट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट से, नोटिस देके या बिना नोटिस दिए। ऐसे केसेस में नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती है, बिना नोटिस के भी आपको एक्सपेल किया जा सकता है और आपके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है। अब इस कंप्लेंट के बाद लीगल प्रोसीडिंग्स और क्या हो सकती हैं? इस कंप्लेंट के बाद मैटर जो है वो हाई कोर्ट भी जा सकता है डायरेक्टली अंडर रिट पिटीशन। अगर कोई भी इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, उस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाता है बिफोर हाई कोर्ट अंडर रिट पिटीशन, दैट इज अंडर आर्टिकल 226 बाय मेंशनिंग कि हमारी एक इंटरनल कमेटी और एलसीसी ने ये सारी चीजें हमें दी थी रिपोर्ट में जिससे हम सहमत नहीं है। आप हाई कोर्ट जाइए, डिसीजन दीजिए, हाई कोर्ट के सामने जो भी एविडेंसेस और विटनेसेस जो भी आपके रिटर्न होंगे उसके बेसिस पे हाई कोर्ट अपना जजमेंट देगा। फेलियर टू प्रूव a claim of harassment is not equivalent to a false complaint, but it's a lack of evidence to establish a complaint, or inability to substantiate the complaint will not attract action against the complainant. Mischief mongers beware. Wrong and false complaints, as I've already mentioned, it's an abuse of law and a policy which is for your favor, but you are misusing for your own personal reasons and for revengeful acts, for personal gains, for false evidences. This cannot be ignored by any committee. The stern actions would be taken against you. We at AICTE hope that this session helped to enhance awareness, clarify responsibilities, address concerns, and strengthen our collective commitment to maintaining a safe and equitable workplace for all. Thank you for watching.